हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप ठीक होगे, बढ़िया होगे और अपनी तैयारियां कर रहे होगे जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो वोकेबलरी इंप्रूव करनी है, मतलब ग्रामर के रूल्स अब तक तो आपको काफ़ी हद तक याद हो चुके होंगे। लेकिन सच बताऊं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है? ग्रामर नहीं है। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम ग्रामर तो थी ही नहीं कभी। उनकी प्रॉब्लम थी वोकेबलरी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या थी? वोकेबलरी। SSC एफ कैट, ठीक है, SSC एफ कैट, सी डी एस और जितने भी डिफेंस रिलेटेड या SSC रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं ना, वो वापस आने वाले हैं और उन सभी में क्या आएगा? वोकेबलरी आएगा। तो भाई बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। और वोकेबलरी एक ऐसी चीज़ है कि बार बार भूलने भूलने वाली चीज़ है। आप क्या ग्रामर के रूल्स याद कर लोगे और आपको याद रह जाएंगे? वोकेबलरी ऐसी चीज़ है कि भाई रिपीट करनी पड़ती है यार, बार 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 बार, और तभी वो याद रहती है। तो आज मैं क्या करवाऊँगा आपको? वोकेबलरी ही करवाऊँगा, ठीक है। और ये जो मैं वोकेबलरी करवाऊँगा ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज हम स्टार्ट करेंगे 30 डेज़ वोकेबलरी चैलेंज। 30 डेज़ वोकेबलरी चैलेंज। इस 30 डेज़ में, अगले 30 दिन में हम क्या करेंगे? रोज़ 10 नए वर्ड सीखेंगे। क्या सीखेंगे? 10 न्यू वर्ड्स। उनके मतलब देखेंगे, उनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है वो भी करेंगे, ठीक है। कैसे याद रखना है वो भी करेंगे, और साथ ही साथ एंटोनिम और सिनोनिम भी देखेंगे उनके। तो ओवरऑल आप सपोज करो कि अगर 30 दिन तक आप दोस्त रोज नए वर्ड करते हो तो आपके टोटल 300 वर्ड्स हो जाते हैं। और 300 वर्ड्स तो सिर्फ हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी साथ साथ मिला के पता नहीं कितने वर्ड्स बन जाएंगे। और 30 डेज़ में आपको आराम से ये सारे अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। और ये कोई ऐसे वैसे वर्ड नहीं है कि कहीं से भी उठा के मैं ले आया और आपको बोल रहा हूँ कि मेरे साथ पढ़ो। ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं। क्या है? मोस्ट रिपीटेड, जो कि पेपर्स में आए हैं। कौन से? SSC एफ कैट CDS, इन एग्ज़ाम्स में जो कि रिपीट हो चुके हैं। और एक चैलेंज है मेरा आपके लिए कि हर दिन हमें क्या करना है? हर दिन हमें देखना है कि हम 10 वर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्या हम कंटिन्यू रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे, ठीक है। और आपको क्या करना है? रोज़ 3 वर्ड अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करने हैं। डेली कन्वर्सेशन में अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज़ करना है, ताकि आपके जो ये रिमेम्बरेंस है ना, आपको रिटेन करने की पावर वो बढ़ जाएगी इसके साथ। साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है कि जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार आपकी मेमोरी में वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी बार रिपीट करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होएगा। तो चलो देखते हैं कि अगले 30 दिन तक क्या आप मेरे साथ कंटिन्यू रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे 10 पावरफुल वर्ड्स। और पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है हमारा फिलेंट्रोफिस्ट। फिलेंट्रोफिस्ट का मतलब क्या है? अ पर्सन हु हेल्प्स पीपल और हु लव्स पीपल, हु लव्स मैनकाइंड। जो इंसानों से प्यार करता है और इंसानों की हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? बाय डोनेटिंग मनी और रिसोर्सेज। ये क्या है? फिलेंट्रोफिस्ट। फिलेंट्रोफिस्ट तुम्हें याद आ रहा होगा कहाँ से? आयरन मैन से। आयरन मैन, वो जब अपना इंटरव्यू देते हुए कहता है आई एम एन फिलेंट्रोफिस्ट, तो वहाँ से आपको क्या याद कर सकते हो कि फिलेंट्रोफिस्ट का मतलब जो लोगों की हेल्प करता है और लोगों से प्यार करता है। अपने हेल्प कैसे करता है? अपने पैसे और अपने रिसोर्सेज से। इसको हिंदी में परोपकारी कहते हैं। सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे हम इसका? रतन टाटा सर, बहुत ही बड़े इंसान जो कि अब नहीं रहे हैं, बहुत ही हमें दुख होता है इन बात सुनते हुए। वो बहुत ही बड़े फिलेंट्रोफिस्ट थे। उन्होंने अपनी काफ़ी जो रिसोर्सेज हैं, काफ़ी जो वेल्थ है वो डोनेट करी थी, ठीक है। तो इनका सेंटेंस होएगा रतन टाटा वॉज नॉन एज अ फिलेंट्रोफिस्ट हु हेल्प मिलियन ऑफ पीपल। कितने सारे लोगों की उन्होंने हेल्प करी थी। अब इस फिलेंट्रोफिस्ट का सिनोनिम्स क्या होंगे? पहला सिनोनिम होता है बेनिफैक्टर, ठीक है। बेनिफैक्टर मतलब जो लोगों की हेल्प करता है, ठीक है, जिसको लोगों की हेल्प करना पसंद होता है, अच्छा लगता है। दूसरा सिनोनिम देखते हैं इसका, ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन मतलब वो इंसान
जो इंसानियत के लिए काम करता है। ह्यूमैनिटेरियन होते हैं जो इंसानियत के लिए काम करते हैं, ठीक है, इंसानियत के लिए काम करते हैं। तीसरा होता है ऑल्टरिस्ट, ठीक है, ऑल ट्यूरिस्ट। ऑल ट्यूरिस्ट मतलब निष्काम भावना वाला। निष्काम मतलब जिसको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है कि जो वो काम कर रहा है उसका उसको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस उसको क्या करना है, दूसरों की मदद करनी है, हेल्प करनी है। दूसरों की मदद करने वाला इंसान होता है ऑल ट्यूरिस्ट। इसके सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम होता है, अब ये क्या है, फिलेंथ्रोपिस्ट, सिनोनिम हो जाएगा इसका मिज़ेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, मिज़ेंथ्रोपिस्ट मतलब जो दूसरों को हेट करता है और डिसलाइक करता है, ठीक है। आई होप आपको फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब अच्छे से याद आ गया होगा। फिलेंथ्रोपिस्ट कैसे याद करना है, सिर्फ ही आयरन मैन से। कौन था आयरन मैन? जो हेल्प करता था, मदद करता था लोगों की। दूसरा वर्ड होता है एपिथैप। एपिथैप मतलब वर्ड रिटन ऑन अ टॉम्बस्टोन। टॉम्बस्टोन पता क्या होता है? टॉम्बस्टोन से क्या समझते हो? समाधि। समाधि होती है टॉम्बस्टोन कि जो आपने देखा होगा ऐसे ग्रेव वो होती है, ग्रेव होती है और उसके ऊपर ऐसे पत्थर रखा होता है, उसको कहते हैं हम टॉम्बस्टोन। तो उस पे कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे होती हैं उस आदमी या औरत की यादों में जो कि मर चुका है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसको हम बोलते हैं एपिथैप। कि वर्ड रिटन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन मेमोरी ऑफ अ डेड पर्सन, समाधि लेख। जैसे कि हमने काफ़ी मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ में देखा है कि समाधि के ऊपर जो है पत्थर होता है, उसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा होता है उनकी याद में, इन लव, ठीक है, इन मेमोरी ऑफ, लिखा नहीं होता इन मेमोरी ऑफ। तो ये सारी क्या होती है? ये होती है टॉम्बस्टोन और इसको हम कहते हैं एपिथैप। सेंटेंस में, द एपिथैप ऑन द टॉम्बस्टोन डिस्क्राइब्ड हिज काइंडनेस एंड करेज। कि भाई जो एपिथैप था उसके टॉम्बस्टोन पे, वो डिस्क्राइब करता था उसकी काइंडनेस, उसका परोपकार, उसका मतलब अच्छा व्यवहार और उसका करेज, कि कितना वो पावरफुल था, कितना करेजियस था। आप करेज से याद आता होगा आपको, एक कार्टून आता था करेज द कावरेडी डॉग, ठीक है, जिसका नाम शेरदिल था। अगर आपने देखा होगा तो आपको याद आएगा। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं इंस्क्रिप्शन। क्या होते हैं? इसका सिनोनिम होता है इंस्क्रिप्शन। आगे लिखता हूँ, ये रहा इंस्क्रिप्शन, मतलब लिखा हुआ, लिखा हुआ संदेश। संदेश क्या होता है? पता ही होगा, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो वाले संदेश, ठीक है। इंस्क्रिप्शन मतलब लिखा हुआ संदेश, लिखे हुए संदेश, जो कि मैसेजेस होते थे हमारे लिए, लिखे हुए होते थे हमारे लिए। दूसरा होता है मेमोरियल। मेमोरियल, मेमोरियल मतलब यादगार, यादें, उनकी याद में। तीसरा होता है ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट को भी हम, इसका सिनोनिम ही है, डायरेक्ट सिनोनिम तो नहीं है पर सिनोनिम है। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए एपिथैप का मतलब क्या है भाई, तो ट्रिब्यूट भी आप बता सकते हो। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एंटोनिम होता है ओब्लिवियन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओब्लिवियन। ओब्लिवियन मतलब कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस। कहते हैं ना, ओब्लिवियन में चला जाएगा वो। एक मूवी आती थी, कोको करके मूवी आई थी एक, अगर आपने देखा होगा। क्या मूवी थी? कोको करके, कोको करके मूवी आई थी, एनिमेटेड मूवी है डिज्नी की, कोको। तो उसमें जो वो एक सीन आता है, जब वो कहता है कि इस जो नीचे धरती है उस पे भी लोग उसको भूलते जा रहे हैं, और वो उस दुनिया से, जो स्वर्ग की दुनिया है, वो वहां से भी क्या हो जाएगा? डिसअपियर। वो स्वर्ग की दुनिया से भी क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे ओब्लिवियन, कि गायब हो गया, उसकी याद बिल्कुल मिट चुकी है। समझ गए? होप ये आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा वर्ड, और समझ चुके होंगे ये वर्ड।
तीसरा वर्ड होता है ऑब्सलीट। ऑब्सलीट आपने काफी सुना होगा, ठीक है। ऑब्सलीट मतलब समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, कि जो अब यूज में नहीं है, जो अब हम में सुनने में नहीं मिलता, अप्रचलित। अप्रचलित मतलब जो आजकल हम यूज नहीं कर रहे हैं। काफी चीजें हैं जो आजकल हम यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर, ठीक है। वो बॉक्स वाले, डब्बे वाले, क्या, जो टीवी आते थे, डब्बे वाले टीवी आते थे, उनको भी हम यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब वो क्या हो चुके हैं, ऑब्सलीट हो चुके हैं, अब यूज में ही नहीं है वो कहीं पे, ठीक है। सेंटेंस क्या होएगा इसका, सेंटेंस डीवीडी प्लेयर्स हैव बिकम ऑब्सलीट बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की वजह से क्या हो चुका है, डीवीडी प्लेयर्स ऑब्सलीट हो चुके हैं, हैव बिकम ऑब्सलीट। आजकल फ़ोन्स आ चुके हैं, तो स्मार्टफोन्स में क्या हो जाता है, स्मार्टफोन में हम सब कुछ रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, तो हमें डीवीडी प्लेयर की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, सीडी प्लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे आउटडेटेड, ठीक है। आउटडेटेड मतलब कि पुराना पड़ चल, कि पुराना पड़ चुका है, पुराना। आउटडेटेड मतलब पुराना। दूसरा होता है एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड मतलब एंटीक, बहुत ही पुराना। और आउटडेटेड थोड़ा बहुत पुराना है, कि अभी थोड़े टाइम पर पहले यूज़ करते थे। एंटीक्वेटेड होता है कि बहुत पुराना है, बहुत पुराना, बाबा आदम के ज़माने का है, कि इसको तो यूज़ ही नहीं करते, जैसे कि कीपैड वाला फ़ोन। आजकल के टाइम पे कीपैड फ़ोन मिलना मतलब कि एंटीक चीज़ होगी भाई, ये एंटीक्वेटेड, बहुत ही पुराना। फिर होता है आर्काइक। आर्काइक, आर्काइक मतलब कि भाई बहुत ही प्राचीन सभ्यता वाली, ठीक है। प्राचीन ही कोई और है, कि उसका कोई यूज़ ही नहीं है अब उसका कोई यूज़ ही नहीं है, यूज़ नहीं है, उसको हम बोलते हैं आर्काइव। कि बिल्कुल ये हो गया कि पिरामिड के अंदर कुछ रखे हुए थे चीज़ें, जो पिरामिड ऑफ गिज़ा है ना, वहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई थी, और वो अब आर्काइक हो चुके हैं, उनका कुछ यूज़ ही नहीं है, पता नहीं हम जो पत्थर पड़े हैं वो उनका कैसे यूज़ करें, तो उनको हम कहते हैं आर्काइक। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा मॉडर्न। मॉडर्न मतलब अभी जो चल रहा है, आज के टाइम का, ठीक है। ऑब्सोलीट मतलब कि पुराना हो चुका है, अब यूज़ में नहीं है। मॉडर्न मतलब आज के टाइम का। ये मैं रब कर रहा हूँ ताकि आपको ये गुचल मुचल ना हो जाए, ठीक है। फिर होता है चौथा वर्ड जो कि है इल एजिबल। इल एजिबल, इसको एलिजिबल से आप कंफ्यूज मत होना। एलिजिबल मतलब कि भाई मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। एलिजिबल मतलब किसी चीज़ के लिए मैं क्या कहते हैं, एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। इल एजिबल होता है कि हैंड राइटिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जैसे कि मेरी हैंड राइटिंग या फिर डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग, ठीक है। डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग जो होती है, वो कुछ भी ऐसे 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 करके लिख देते हैं और कहते हैं कि ये लो भाई मेडिसिन है और ले आना, और हम समझ ही नहीं पाते क्या लिख दिया। पर जो फार्मासिस्ट होते हैं, किसी भी फार्मेसी की दुकान पे जाओ, वो कहते हैं अच्छा ये तो क्या कहते हैं, ये तो डोलो है, ये तो पैरासीटामोल है, ये तो क्या कहते हैं डिस्प्रिन है, ठीक है। ऐसे करके वो समझ जाते हैं, मतलब कि उनकी हैंड राइटिंग इतनी बेकार है, इतनी बेकार है कि किसी को समझ में नहीं आती, मतलब वो इलेजिबल है। क्या है, इलेजिबल, कि बहुत ही इम्पॉसिबल टू रीड है, अपठनीय, ठीक है। सेंटेंस हो जाएगा द डॉक्टर्स हैंड राइटिंग वॉज कम्प्लीटली इलेजिबल। और इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे अनरीडेबल, ठीक है, अनरीडेबल। फिर होता है इनडेसाइफरेबल। डिसाइफर मतलब समझते हो, डिसाइफर होता है कि किसी भाषा को रीडेबल बनाना, उनको समझना, उनको डिकोड करना, किसी भाषा को, किसी लैंग्वेज को डिकोड करना। जैसे कि पुराने सिविलाइजेशंस में जो ऐसे ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल ऐसे ऐसे करके कुछ भी ऐसे लिखा होता था, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम क्या करते थे, इन चीज़ों को डिसाइफर करते थे, उनको डिकोड करते थे। और इनडिसाइफरेबल मतलब कि भाई हमें रीड करा हुआ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, उनको डिकोड ही नहीं कर पा रहे क्या लिखा हुआ है, हमारे पल्ले ही नहीं है कुछ, हमारे सीधा ऊपर से चला जाता है। तीसरा वर्ड होता है स्क्रैम्बल, ठीक है। स्क्रैम्बल्ड मतलब बिखरा हुआ,
अब ये कहोगे सर ये क्या है, बिखरा हुआ और इसमें क्या, बिखरा हुआ और इसमें क्या इतना रेलेवेंस क्या है। स्क्रैम्बल्ड मतलब कि बिखरा हुआ, ऐसे पता ही नहीं चल रहा कि कुछ भी, ये लिख दिया ये लिख दिया ये लिख दिया ऐसा कुछ करके, और हमें कुछ सेंटेंस ही नहीं मिल रहा, हम समझ ही नहीं पा रहे वर्ड क्या है। तो इसीलिए स्क्रैम्बल को भी इसका सिनोनिम समझ सकते हैं। और इलेजिबल का एंटोनिम हो जाएगा लेजिबल। सिंपल था एंटोनिम तो। लेजिबल मतलब कि हैंड राइटिंग जो कि नीट है, नीट और सुंदर सी हैंड राइटिंग है, ब्यूटीफुल। ठीक है, ये जो मेरी हैंड राइटिंग है ये भी इलेजिबल ही है, समझने में ना आने वाली हैंड राइटिंग। तो प्लीज़ यार समझ जाना, थोड़ी मेरी ऐसी ही हैंड राइटिंग है, ट्राई करता हूँ थोड़ी अच्छी हैंड राइटिंग लिखने में। फिर पांचवा वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल, आपने थैनोस को बोलते हुए सुना होगा। थैनोस बोलता है आई एम इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या, कि मैं मर नहीं सकता? नहीं, मतलब कि मुझे टाला नहीं जा सकता। हिंदी डब में आपको सुना होगा ना, मुझे टाला नहीं जा सकता, तो उसका मतलब यही है कि समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, कि जिसको हम टाल ही नहीं सकते, इनएविटेबल है वो चलता ही रहेगा, उसको रोका नहीं जा पाएगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे इनएविटेबल। इनएविटेबल को तो आप एवेंजर से याद कर पाओगे आराम से, जो थैनोस बोलता है। सेंटेंस हो जाता है, सेंटेंस, ये सेंटेंस के बजाय आप ऐसे याद करो, थैनोस का सेंटेंस होता है आई एम इनएविटेबल। समझ गए कि मुझे टाला नहीं जा सकता। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाते हैं जैसे कि अनअवॉइडेबल, कि उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते, ये तो हमने यूज़ ही कर लिया सेंटेंस में। ठीक है, अनअवॉइडेबल सर्टेन है। ठीक है, सर्टेन मतलब पक्का, कि होना ही होना है, ये तो सर्टेन है यार। कभी कभार है ना, हम सर्टेन यूज़ तो कर लेते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता यार सर्टेन हमारा एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है, इसका मतलब क्या है। इसका एग्जैक्ट मतलब होता है पक्का, कि ये पक्का है, ये सर्टेन है कि ये होना ही होना है, इसको हम नहीं टाल सकते। और फिर होता है इनएस्केपेबल, कि भाई इनएस्केप, एस्केप क्या होता है, बच के निकलना। इनएस्केप मतलब कि जिससे बचा ना जा सके, जिसे बचा ना जा सके। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनएस्केपेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? एंटोनिम हो जाएगा अवॉइडेबल। इनअवॉइडेबल का एंटोनिम क्या? अवॉइडेबल। भाई इनएविटेबल है, ये अवॉइडेबल है। समझ गए? तो हमारे 5 वर्ड हो चुके हैं, 5 और रहते हैं, तो बस जल्दी से हम कंप्लीट कर देंगे। और थैंक यू मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए। आगे कंप्लीट करते हैं। चलो, नेक्स्ट वर्ड होता है एवियरी। एवियरी उनको पता होगा जिनके घर पे पक्षी हैं, जिनके घर पे बर्ड्स पाले हुए हैं ना जिन्होंने, उनको पता होगा एवियरी का मतलब क्या होता है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ठीक है, जहाँ पे हम बर्ड्स को रखते हैं, जहाँ पे हम बर्ड्स को रखते हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगा? द जू हैज़ अ लार्ज एवियरी विद हंड्रेड्स ऑफ कलरफुल बर्ड्स। मैं जैसे चंडीगढ़ में रहता हूँ, ठीक है, चंडीगढ़ में हमारा एक बर्ड पार्क है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? बर्ड पार्क को, उसको हम बोल सकते हैं एवियरी बोल सकते हैं। और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बर्ड हाउस, बर्ड हाउस, बर्ड पार्क, बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा ओपन वाइल्डरनेस। ओपन वाइल्डरनेस, ओपन वाइल्डरनेस का मतलब कि भाई ओपन है, वो वाइल्ड है, वो हर जगह घूम सकते हैं, उनको कोई भी रोक टोक नहीं है, उनके लिए कोई भी पिंजरा नहीं है, वो ओपन है, वाइल्ड में है। वाइल्ड मतलब जंगल वगैरह में, कि खुले खेत बगीचों में, खुले खेत खलिहान में, कि वो ओपन है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है कंटेम्पररी। कंटेम्पररी, कंटेम्पररी मतलब बिलोंगिंग टू द सेम टाइम पीरियड। इसका भी मॉडर्न हो सकता है, इसका भी सिनोनिम मॉडर्न हो सकता है। मतलब कि जो सेम टाइम पीरियड में बिलोंग करता है, एक ही टाइम पीरियड के दो इंसान। कैसे? कि विराट कोहली, कौन? विराट कोहली और जो रूट, ये क्या है? आपस में कंटेम्परेरी हैं, कंटेम्परेरी हैं, आपस में
एक ही टाइम पे दोनों मिलते हैं या आते हैं, एक ही टाइम पीरियड के हैं, दोनों बिलोंग करते हैं एक ही टाइम पीरियड को। समझ रहे हो? विराट कोहली और जो रूट दोनों बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं अपने अपने फील्ड के, कि ये भी बैट्समैन है, ये भी बैट्समैन है। और टेस्ट प्लेयर तो जो रूट बहुत ही बढ़िया, क्या ही ड्राइव मारता है। और विराट कोहली के तो कवर ड्राइव, वाह 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 वाह। तो विराट कोहली की बात नहीं करते, चलो कंटेम्प्रेरी की बात करते हैं। कंटेम्प्रेरी मतलब बिलोंगिंग टू द सेम टाइम पीरियड, ठीक है, समकालीन। और इसका सेंटेंस हम ले सकते हैं, सचिन तेंदुलकर एंड ब्रायन लारा वर कंटेम्प्रेरी क्रिकेटर्स। कि सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा ये दोनों बहुत ही तगड़े प्लेयर थे, कि बहुत ही तगड़े क्रिकेटर्स थे, बहुत ही तगड़े प्लेयर्स थे। सचिन तेंदुलकर तो गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट, क्या ही प्लेयर थे, वाह वाह वाह। ठीक है, इनके क्या कहते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जैसे मैंने बोला था, मॉडर्न। पहला तो ये हो जाएगा कि भाई आज के टाइम पे। दूसरा हो जाएगा करंट, करंट प्लेयर्स, कंटेम्प्रेरी प्लेयर्स हैं, करंट प्लेयर्स हैं, वर्तमान के टाइम पे। को एग्जिस्टिंग हो जाएंगे, कि एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करने वाले, ठीक है। को एग्जिस्टिंग कि एक ही समय में एक ही टाइम पे मौजूद रहने वाले, एग्जिस्ट करने वाले, समझ गए। और एंटेनिम्स, एंटेनिम्स में एंशियंट, एंटीक, समझ गए। नेक्स्ट होता है स्टोइक, ये पढ़ा होगा आपने, स्टोइक। मर्द मूवी देखिए, मर्द, मर्द मूवी में कहता है मर्द को दर्द नहीं होता। क्या नहीं होता? मर्द को दर्द नहीं होता। उस मूवी के हिसाब से ठीक था, मर्द को दर्द नहीं होता, पर आजकल के मर्द को तो बहुत दर्द होता है यार, बहुत दर्द होता है। ठीक है, क्या ही बोलूँ मैं, जब वो मुझे छोड़ के गई थी तो क्या ही दर्द हुआ था। चलो क्या ही बात करें उसकी। तो कंटेम्प्रेरी हमने पढ़ लिया। अब स्टोइक का मतलब कि जिसको दर्द नहीं होता, जिसके सहन शक्ति, सहन शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। अ पर्सन हु बियर्स पेन विदाउट कंप्लेनिंग, कि भाई बिना किसी कंप्लेंट के वो पेन बियर करता रहता है। जैसे हमारे सोल्जर्स वगैरह, ठीक है, हमारे सोल्जर्स किसी पेन का कोई उनको कंप्लेन नहीं होता, ठीक है। पूरे दिन रात बॉर्डर पे सिक्योरिटी करते हैं। और अगर जो एजेंट्स वगैरह होते हैं और वो पकड़े जाते हैं तो उनको क्या क्या टॉर्चर करते हैं, पर वो अपना पेन को कभी भी एक्सप्लेन नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ। वो क्या है? स्टोइक पर्सन है, जो कि अपने पेन को कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे। और सेंटेंस में हम कह सकते हैं इवन, इवन आफ्टर द इंजरी ही रिमेन स्टोइक एंड फोकस्ड ऑन हिज वर्क, कि भाई इंजरी होने के बाद भी वो स्टोइक रहा, क्लेम मतलब काम रहा, और फोकस्ड करता रहा अपने वर्क पे। जैसे कि क्रिकेटर्स देखो, ऋषभ पंत देखो, कि उसका पैर का टो टूट चुका था और वो फिर भी खेलता रहा। समझ रहे हो अपनी गेम के प्रति कितनी प्यार है, भावना है। तो इसको हम बोलेंगे स्टोइक। सिनोनिम हो जाएंगे इसके पेशेंट, ठीक है, पेशेंट है, एंड्यूरिंग है, रेजिलियंट है। ये सारे क्या हैं? एंड्यूरिंग है, एंड्योर करता है, काफ़ी टाइम तक रोक पाता है। रेजिलियंट है, रेजिलियंट मतलब वापस, कि जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए वो कभी भी हार नहीं मानता, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कभी कंप्लेंट नहीं करता। समझ गए? कि मुश्किलों को वापस उठने नहीं देता, मुश्किलों से हार नहीं मानता। और इसका एंटोनिम हो जाता है इमोशनल, इमोशनल डैमेज, वही वाला इमोशनल। इसका एंटोनिम हो जाता है इमोशनल। नाइन्थ वर्ड है एथीस्ट। एथीस्ट मतलब थीस्ट होता है, थीस्ट होता है जो गॉड पे बिलीव करता है। क्या करता है? गॉड पे बिलीव करता है। और एथीस्ट होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड पे बिलीव नहीं करता, नास्तिक होता है। ठीक है, नास्तिक जो बिल्कुल भी गॉड पे बिलीव नहीं करता। एग्जाम्पल सेंटेंस के में, ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज एन अथीस्ट ड्यूरिंग द डिस्कशन। ठीक है, आपने ओ माई गॉड देखी है, ओ माई गॉड, OMG, उसमें जो कांजीराम होता है ना, कांजी लाल, कांजीराम जो भी होता है, वो क्या होता है? एथीस्ट होता है। वो तो बाद में बिलीव करने लग जाता है, पर पहले वो गॉड पे क्या नहीं करता, वो बिलीव ही नहीं करता, कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते उसके लिए।
तो उसको हम क्या कहते हैं, एथीस्ट कहते हैं, ठीक है। और इनके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, सिनोनिम होता है नॉन बिलीवर, ठीक है, जो बिलीव ही नहीं करता, जो बिलीव ही नहीं करता, विश्वास नहीं करता किसी चीज पे। स्केप्टिक, स्केप्टिक थोड़ा वो हो जाता है, क्या कहते हैं, शक करने वाला, संदेह करने वाला, ये थोड़ा कम रिलेटेड है, पर इसको वैसे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाते हैं एथीस्ट। और सेंटेंस में मैंने बता दिया, इसका एंटोनिम हो जाता है थीस्ट, जो गॉड पे बिलीव करता है। लास्ट वर्ड है कार्टोग्राफर। ये जो ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, जीएस पढ़ रहे हो ना, जीएस में पढ़ते वक्त आपको ये वर्ड काफ़ी टाइम ज्योग्राफी में आया होगा, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर होता है अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, कि जो मैप्स बनाता है ना उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। और मानक मानचतिरकार, मेरे को भी हिंदी इतनी नहीं आती, पर यही होता है कि कार्टोग्राफर जो कि मैप्स ड्रॉ करता है, मैप्स बनाता है। सेंटेंस में यूज करेंगे, द कार्टोग्राफर क्रिएटेड डिटेल मैप ऑफ द रीजन, कि किसी रीजन का उसने डिटेल मैप बना दिया। जैसे क्या, कि जैसे मैं ये बोलता हूँ ये क्या है, ये इंडिया है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ये ऐसी ही है। जैसे कि उसने ये बताया कि ये क्या है, ये है इंडिया, ठीक है, ये इंडिया बना दी, ठीक है। कि ये जो मैप बनाया है ना, इसको जिसने बनाया है उसको हम बोलेंगे कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर, समझ गए। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे मैप मेकर, सिंपल ये है, तो मैप मेकर जो मैप बनाता है। सर्वेयर, सर्वेयर, आजकल आपके घरों में आपने देखा होगा सर्वे वाले होते हैं, इंडियन नेशनल सर्वे की तरफ से आते हैं कि सर आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितनी फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, कितने बच्चे हैं, ये पूछने आते हैं ना। वैसे ही सर्वेयर होते हैं जो सर्वे करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या ज्योग्राफिकल चीज़ें मिलती हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी अलग चीज़ होती है, जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं उनको पता होगा। तो वो सारे ये मैप्स बनाते हैं। और मेन जियोग्राफर ये तो है ही, ठीक है, जो ज्योग्राफी को पढ़ता है और वो भी क्या मैप बना सकता है। तो कार्टोग्राफर इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैप मेकर, ओके। ये होता है इसका कार्टोग्राफर। मतलब इसका एंटोनिम कोई ऐसे डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, मतलब, पर इसको हम ये समझ सकते हैं, इसका एंटोनिम ऐसे समझ लो, नेविगेटर। ज़्यादा मतलब इतना डायरेक्ट नहीं होएगा, कि मतलब कंटेक्चुअल ऑपोजिट हो जाएगा, कंटेक्स्ट के हिसाब से जो मैप बना रहा है, और नेविगेटर जो मैप मतलब रास्ता ढूंढ रहा है, ठीक है, जो मैप को यूज़ कर रहा है। तो एज अ डायरेक्ट इसका एंटोनिम नहीं होएगा। ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये एक्चुअली में है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, कि ये सारे वर्ड्स सेंटेंस जब दे रखे हों और उनका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना ना, ये सारे वर्ड्स उनमें यूज होते हैं। तो ठीक है, आज के 10 वर्ड्स, ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिए, कि आज के 10 वर्ड्स हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, और उनके साथ हमने क्या कर लिया, उनके सिनोनिम और एंटोनिम भी पढ़ लिए। अब आज के 10 वर्ड्स में से जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड जो भी लगे होंगे, आप कमेंट्स में बताना, और हम देखेंगे नेक्स्ट डे, जो कि है कल। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट 10 वर्ड्स करेंगे और उनको आगे पढ़ेंगे। और आपको मैंने जैसे चैलेंज दिया था स्टार्टिंग में ही, कि आपको अपने 3 वर्ड चूज कर लेने इन सभी में से, और डेली कन्वर्सेशन में आपको यूज करने हैं उन तीनों वर्ड्स को। और हम देखते हैं कि कंटिन्यूटी रख पाते हैं या नहीं रख पाते। होपफुली कि हम कंटिन्यूटी रख पाएंगे, और हम 30 दिन के अंदर 300 से ज़्यादा वर्ड्स पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, और हमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं ये हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में। अभी एफकेट और सीडीएस और एसएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, नोटिफिकेशंस आउट हो चुकी हैं, तो उनको जाके फील करो। और मिलते हैं नेक्स्ट डे कल और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।